हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आकाश का भैया और आप सभी का स्वागत है रैंक प्लस पे। तो बच्चों, जैसा सभी को पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता। आज जो है इसका लेक्चर नंबर 5 जो हम देखने वाले होंगे, ठीक है। और आज के टॉपिक क्या होने वाले, तो आज के टॉपिक अगर देखा जाए तो हमारे जो टॉपिक चल रहा है तत्वों के आवर्ती गुणधर्म, उसके अंदर देखो अब तक हमने 2 टॉपिक सीख लिए, ठीक है। हमने परमाणु त्रिज्या के बारे में हमने सारी बात कर ली और आयनन ऊर्जा के बारे में भी हमने सारी चीज़ हमने देख ली है, ओके। अब हम बात करने वाले हमारे अगले जो 2 हमारे जो हमारे ओवरऑल आवर्ती गुणधर्म आते हैं। हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा के बारे में नंबर 1, और दूसरा हम बात करने वाले हैं विद्युत ऋणात्मकता के बारे में, ठीक है। ये 2 आपके टॉपिक रहते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो ये ईजी वाला पार्ट भी है और थोड़ा सा सोचने वाला पार्ट भी है, ठीक है। इस पॉइंट पर अब हम जो पढ़ने वाले हैं आपके इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा की बात करेंगे या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात की जाए। ध्यान रखना बच्चों, ये एक ऐसा टॉपिक है मतलब जो एक्चुअल में आपको बताएगा कि केमिस्ट्री में आपको केवल ये नहीं कि चीज़ें कितनी याद करनी है, बल्कि आप कितना समझते हो तत्वों के बारे में भी, ठीक है। देखो इस सिंपल सी बात है कि अगर आप समझो कि यार तत्वों में कोई जान नहीं होती है या वो भी इधर कुछ भी एक चीज़ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तत्वों के भी एक अपने खुद के गुण होते हैं जैसे कि इंसानों के होते हैं। उसी एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप इस टॉपिक को समझ सकते हो, वरना आप इसको बिल्कुल नहीं समझ पाओगे, ठीक है। इसे थोड़ा ध्यान से सुनना और पढ़ने का तरीका अब थोड़ा सा बदलने का टाइम भी आ चुका है, ठीक है। क्योंकि अभी तक हम क्या करते हैं, चीज़ें याद करते हैं। अपना फोकस याद करना नहीं है, अपना फोकस है चीज़ें कितना समझते हो, और ये वर्ड एक्चुअल में आज आप सीखोगे भी, और शायद काफ़ी सारी चीज़ें आप इसी आधार पर आज जवाब भी दे पाओगे जो भी सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून यार। फटाफट से एक बार थम्स अप दिखा दो, सभी लोग क्लास में प्रेजेंट हैं या नहीं है मुझे बता दीजिए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना बच्चों, हर एक चीज़ अपने आप में ज़रूरी रहने वाली है, हर एक चीज़, ठीक है। इसलिए अभी तक आपको जितनी भी नॉलेज है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा जो भी है सब चलेगा, ठीक है। बस पॉइंट है कि आपको उस नॉलेज पे रुके नहीं रहना है, आपको उस नॉलेज से आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बात बस आपको थोड़ा सा फोकस करने की है, ओके। चलिए तो स्टार्ट करें, जल्दी से मुझे बता दो यार, स्टार्ट करें कि नहीं करें, ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। तो क्या समझो, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है, ये वर्ड कहाँ से आता है। देखो इस वर्ड के बारे में ना, ये नाम खुद से बताया था ऑटोमेटिक, इसका मतलब क्या है। देखो हमें पता है, देखो आयनन ऊर्जा में हमने क्या किया था, आयनन ऊर्जा के कॉन्सेप्ट में ये था कि आप परमाणु को ऊर्जा दे रहे हो, बदले में आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सेम चीज़ था नॉर्मल लाइफ में, तो यही होता है। मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा एक तरीके से साइंस की शब्द, अगर साइंस की अगर बात की जाए, विज्ञान की जगत की बात की जाएगी, तो वहाँ पे ऊर्जा हमारे लिए सब कुछ है। ऊर्जा मतलब रुपया है हमारे लिए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं। अब परमाणु के पास तो 3 चीज़ें ही होती हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। जैसे इंसान के पास क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान, सिंपल सी बात है। 3 चीज़ हमें चाहिए, 3 चीज़ें परमाणु को चाहिए उसको बनाने के रखने के लिए। अगर आप किसी परमाणु को सही मात्रा में ऊर्जा यानी रुपए देते हो तो क्या होगा, बदले में आपको कुछ ना कुछ प्रदान करेगा। ये वाली चीज़ है। अब बदले में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो इजीली प्रदान कर सकता है वो उसका इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो फिक्स हो गए नाभिक के अंदर, तो उनका तो रोल हो नहीं पाता, लेकिन इलेक्ट्रॉन को आसानी से दिया जा सकता है और उससे वापस लिया भी जा सकता है। ये बात करने वाला लेने पर, यानी कि आयरन ऊर्जा के केस में क्या था, आप ऊर्जा दे रहे थे परमाणु को, बदले में वो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, काम हो रहा था। यहाँ पर हम क्या देंगे, अब वही वाली बात है कि देखो हमारे पास कभी हमें भी रुपए की जरूरत पड़ती है, तो क्या करते हैं हम सामान बेचते भी हैं कि हम सामान एक सही दुकान पे जाओगे तो क्या करोगे, सामान दोगे, बदले में वो आपको सामान के अकॉर्डिंग उसकी ज़रूरत है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग रुपए आपको देता है। सेम चीज़ यहाँ पर होने वाली है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, ठीक है। अच्छा इसका एक नाम और भी है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आप इलेक्ट्रॉन प्राप्ति ऊर्जा भी कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति ऊर्जा, ठीक है। और इसके अलावा ऊर्जा की जगह पर आप चाहो तो एंथैल्पी शब्द भी उपयोग में ले सकते हो, ठीक है। देखो एंथैल्पी वर्ड क्या होता है मैंने को वैसे बता रखा है, किसी को नहीं पता हो याद नहीं हो तो मैं को फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। एंथैल्पी शब्द का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी शब्द का मतलब होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक प्रक्रम चल रहा है, उस दौरान यानी केमिस्ट्री जगत की बात, स्पेसिफिक केमिस्ट्री के अंदर, ओके, जो भी ऊर्जा परिवर्तन होता है वो एंथैल्पी कहलाती है, या उसको एंथैल्पी परिवर्तन कहते हैं कि भाई क्या परिवर्तन हो रहा है। बेसिकली ऊर्जा ही बताता है अभिकारक या उत्पाद की जो ओवरऑल ऊर्जा है वो ये होती है, ठीक है। तो ये हमें क्या बताता है, ये बेसिकली शब्द हमारे लिए कब उपयोग में आता है, केमिस्ट्री के लिए।
हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री में ऊर्जा परिवर्तन, कि केमिस्ट्री के अंदर जब भी ऊर्जा परिवर्तन होता है हम एंथैल्पी की बात करते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या है, आपको पता है कि भाई देखो, अब देखो इसका मतलब क्या होने वाला है, इसका मतलब समझ गए होंगे काफ़ी सारे बच्चे हैं ना, कि आपके पास परमाणु है, उसके बाहरी कोश में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो, एग्जैक्टली एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा है बाहरी कोश में, उस दौरान जो ऊर्जा परिवर्तन आएगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन के प्राप्त होने के दौरान, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद जो ऊर्जा परिवर्तन आ रहा है उस प्रक्रम में, वो आपकी इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन प्राप्ति ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, आप कुछ भी ये सब कह सकते हो। ओके, यानी कि अगर इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम से समझाना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि हमारे पास क्या है, हमारे पास बेसिकली एक परमाणु है जिसके पास नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और हमें पता है कि इसके चारों तरफ अलग अलग प्रकार की कक्षाएं पाई जाती हैं, और उन कक्षाओं में क्या होता है, उन कक्षाओं में होता ये है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाता है, अगर हम बेसिकली बात करें। ठीक है, इस प्रकार से जैसे कि मान लो ये परमाणु है, अगर इस परमाणु की बात करें तो मैंने बेसिकली नाइट्रोजन बनाया, अगर आप ध्यान से देखो तो अगर टोटल हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन यानी कि 7 परमाणु क्रमांक, बेसिकली ये नाइट्रोजन की बात की जा रही है। अब नाइट्रोजन के बाहरी कोश में देखा जाए तो 5 इलेक्ट्रॉन है, कैपेसिटी 8 की होती है लेकिन 5 है, तो मतलब क्या है, अगर मैं चाहूँ तो इसमें बाहर से कोई अलग इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ सकता हूँ, यानी कि जैसे अगर मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन अलग से बाहर है तो मैं चाहूँ तो इस इलेक्ट्रॉन को इसमें यहाँ पे इसके बाहरी कोश में जोड़ सकता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाता है, इलेक्ट्रॉन उसी जगह पर जा सकते हैं जहाँ पर जगह हो। अंदर वाला कोश तो भरा हुआ है, वहाँ जगह ही नहीं है, जाएगा कहाँ से, तो कहाँ पर जाएगा, जो सबसे बाहरी कोश होता है। बाहरी मतलब पर्पस हमारा क्या रहता है कि जो खाली है, खाली जगह पर इलेक्ट्रॉन रखोगे ना, अगर मान लो ये वाला भी भरा हुआ रहता ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को, इस परमाणु को एक नया कोश बनाना पड़ जाता इसके ऊपर, जिसमें फिर ये इलेक्ट्रॉन जा पाता, जैसे नियॉन में जाता है या फिर आर्गन क्रिप्टॉन में जाता है ना, अक्रिय गैसों की लिए अगर बात करें तो वहाँ पर एक केस देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो भाई कुछ ना कुछ फर्क तो आएगा। पहले परमाणु के पास नॉर्मल 5 इलेक्ट्रॉन थे बाहरी कोश में, एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया तो कुछ ना कुछ ऊर्जा फर्क तो पड़ेगा, वही आपको कहलाता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। ओके, यानी कि परिभाषा क्या है, चलो मैं वो लिख देता हूँ। परिभाषा ये होती है कि किसी विलगित गैसीय परमाणु, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है आप कहते हो। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ निकल के आता है, पहली चीज समझिए। तो ठीक है, अब देखो समझो, यहाँ पर अगर देखा जाए ना, देखो ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आयनन ऊर्जा वाले कॉन्सेप्ट के अपोजिट है देखने में तो, लेकिन इतना भी नहीं है, मतलब रहेगा तो कुछ वैसे ही वैसा, लेकिन इसको समझने का तरीका थोड़ा सा अलग रहने वाला है। ठीक है, क्या क्या रहने वाला है देखो समझो। पहले बात तो देखो, मैं यहाँ पे ऊर्जा वर्ड यूज नहीं ले रहा, मैं ज़्यादातर यहाँ पे एंथैल्पी लेकर चल रहा हूँ। क्यों? अगर जब इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है ना, तो ये परमाणु क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, इसके अनुसार आपको दो चीज़ें हो सकती हैं, ऊर्जा मिल भी सकती है और ऊर्जा लगानी भी पड़ सकती है। यानी प्रक्रम में आपका ऊष्मा क्षेपी भी हो सकता है, ऊष्मा शोषी भी हो सकता है। कैसे कैसे होता है ये हमें समझना पड़ेगा। देखो पहली बात समझो, तो यहाँ पर पहले कुछ पॉइंट्स की अगर मैं बात करना चाहूँ तो पहला पॉइंट हमारे पास यही रह जाता है
कि देखो पहली बात तो क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो, अच्छा पहले ये लिख लेते हैं, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने वाले हो तो आपका जो उदासीन परमाणु है पहले बात तो वो ऋणावेशित होता है, पहले तो ये होता है ना। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर उदासीन परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। पहले में तो क्या होगा, आपको ऋणायन बन जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा उस परमाणु के ऊपर, एक चीज तो ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, दूसरा इसमें ये भी देखने को मिलता है कि जैसे मैंने बोला ऊर्जा, देखो मान ला मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है ये आयरन ऊर्जा वाले कॉन्सेप्ट के अपोजिट है, वहां पर क्या था, आप ऊर्जा दे रहे हो, बदले में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। अपोजिट प्रक्रम का मतलब क्या हो जाएगा कि आपने अभी इलेक्ट्रॉन दिया तो बदले में ऊर्जा मिलनी चाहिए, कायदे से नॉर्मली ये होता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में उल्टा ऊर्जा लगानी भी पड़ती है। बट सिंपल तौर पे देखा जाए तो पहली बार के लिए तो आपको ऊर्जा मिलती है। क्यों, कैसे कैसे मिलेगी समझो, पहले पॉइंट लिख देता हूँ है ना, फिर इसको समझाते हैं अच्छे से। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इस प्रक्रम के, या इसे ऐसे लिख लो कि यह प्रक्रम ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी हो सकता है। यह ऊष्माक्षेपी भी हो सकता है, ऊष्माशोषी भी हो सकता है। यानी कि अगर हम बात करेंगे हमारे पास डेल्टा एच की, तो वो आपका नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। ऊष्माक्षेपी है तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, ऊष्माशोषी तो डेल्टा एच आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब पॉइंट हमारे पास ये आता है कि भाई ऐसा होता कब है, कैसे होता है ना, ये हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पहले मुझे बता दो भाई, ये वाले कुछ पॉइंट्स मैं शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए भी थे, तो क्या आपको ये चीज़ याद है, क्या आपने क्लासेस में पढ़ रहे हो अच्छे से, नहीं पढ़ रहे वहाँ, या मुझे पहले कमेंट करके बता दो भाई जल्दी से, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ अभी तक किसी का कोई खास कमेंट ऐसा आया है नहीं है, इवन गुड आफ्टरनून भी नहीं आया, कुछ भी नहीं पता भी क्लास में है नहीं है वाली चीज़ है। तो पहले वो मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये वाला पार्ट इसलिए मैंने अभी इसलिए कवर करवाया क्योंकि ये हमने लास्ट क्लास में हमने इतना तक तो थोड़ा बहुत देखा ही था। ठीक है, और बात हमें इससे आगे की करनी थी कि भाई एक्चुअल में क्या क्या होता है इस ओवरऑल इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर, है ना। हमारा फोकस यहाँ पर होना चाहिए था कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन पहले मुझे बता दीजिए कि भाई यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं या नहीं है, कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है। पहले कमेंट करेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। थम्स अप दिखा दो फटाफट से, अगर क्लियर है तो थम्स अप दिखा दीजिए अभी के अभी। आगे चलो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा, है ना। तो देखो जैसे कि हमने बोला इस प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा लिख के देखते हैं ना, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यानी देखो अगर आपको पता है कि अगर ए मेरे पास कोई उदासीन परमाणु है, इसके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाएगा तो क्या बनता है, आपको ए पर माइनस बनता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा उस हिसाब से नेगेटिव आवेश बनेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक नेगेटिव आवेश होता है। ठीक है, अब देखो होता क्या, देखो सामान्य तौर पर अगर देखा जाएगा तो कोई भी परमाणु हो उस पर इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो ऊर्जा देगा, सामान्य तौर पर तो यही रहता है। पर ये होता है पहले वाले केस में, पहले तो समझो आप कितनी बार इलेक्ट्रॉन जोड़ने वाले इससे फर्क पड़ता है ना। असल में क्या होता है कि अगर आप क्या बोलते हैं, अगर सामान्यतः फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है,
डेल्टा एच आपका यहाँ पे नेगेटिव रह जाता है। ठीक, सामान्यतः क्या होता है, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ गया पहली बार, जब पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है ना, तो आपके लिए ये जो ऊर्जा होती है, जो आपकी इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा है, वो आपके मुक्त होने वाली है, यानी आपकी डेल्टा एच नेगेटिव रहता है। ओके, और देखो यानी कि यहाँ पे तो इस स्थिति में ध्यान रखना, तो ये जो आपकी ऊर्जा कहलाई जाएगी, इसको क्या बोला जाएगा, प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अन्य ऊर्जा के कॉन्सेप्ट में बताया भी था कि आप कितनी बार इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हो, तो जितनी बार इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे उतनी बार आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही वाला रहता है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, अर्थात प्रथम इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी नेगेटिव होती है। ठीक है, इसका जो मान आएगा वो ऋणात्मक आएगा जब पहली बार इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो। ठीक है, लेकिन अब देखो समझो, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आता है हमारे पास कि देखो कुछ के केस में ये फर्स्ट वाला पार्ट भी नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, यानी प्रग्राम ऊष्माक्षेपी की जगह ऊष्माशोषी हो जाता है। कैसे, अगर हम बात करेंगे अक्रिय गैसों की, या अगर हम बात करेंगे जहाँ पर अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को मिलता है, आपको पता है कि भाई इनका विन्यास अक्रिय गैसों का पूर्ण पूरित होता है, और आपके नाइट्रोजन की बात करेंगे तो उनका अर्धपूरित होता है। राइट, तो ऐसे में क्या होता है कि देखो ये ऑलरेडी स्थायी है। स्थायी होने का मतलब क्या है कि भाई ये नहीं चाहते इलेक्ट्रॉन त्याग करना, या ये नहीं चाहते इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना भी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि भाई आपको उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का तो मुश्किल काम हो गया ना, अपने स्थायित्व को खत्म करो और जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को लो, आसान टास्क तो है नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर परमाणु नहीं चाहता खुद से, अगर तो अर्धपूरित या पूर्णपूरित वाले से स्थायी है, वो नहीं चाहते इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, तो ऐसे में अगर आप परमाणु की इच्छा के विरुद्ध इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ने की कोशिश करोगे तो उल्टा आपको यहाँ पे उल्टा ऊर्जा लगानी पड़ जाती है। मिलना तो दूर की बात है कि भाई हम तो कुछ नहीं दे रहे, तो मैं देना तुम दो, और तो वो ऊर्जा लगाते हैं। और इस दौरान क्या होता है, फिर जो आपका ओवरऑल प्रक्रम हो जाता है वो आपका ऊष्माक्षेपी की जगह पर ऊष्माशोषी हो जाता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ऐसे होता है। तो देखो समझो, तो यहाँ पर मैं थोड़ा स्टार मार्क लगा के आपको लिख देता हूँ। तो अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपको पता है ना, देखो पूर्ण पूरित का तो हम लोग जानते हैं कहां पर होता है, अक्रिय गैसों का, है ना। और अर्धपूरित में मैं क्या ले सकता हूँ, हमारे पास नाइट्रोजन ले सकता हूँ, है ना, नाइट्रोजन आराम से अर्धपूरित होता है। ठीक है, अर्धपूरित पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की स्थिति में इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान नहीं होता, इसलिए प्रक्रम ऊष्माशोषी हो जाता है, यानी कि डेल्टा एच क्या होता है आपके लिए, पॉजिटिव हो जाता है। डेल्टा एच क्या होता है आपका, पॉजिटिव आपका हो जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि देखो ऑब्वियसली बात है, ऊर्जा देकर के, देखो मैंने बोला कि ऊर्जा अगर सही मात्रा में दी जाए तो आप सब कुछ कर सकते हो। अक्रिय गैसों की बात करेंगे तो देखो उनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान है ही नहीं, पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि देखो आपका पूरा कोश भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। तो इस स्थिति में पता है क्या करते हैं, अक्रिय गैसों की स्थिति में आप अलग से नया कोश पूरा बनाते हो, और नया कुछ बनाओगे, कोई चीज़ बनाओगे तो भाई इसमें रुपए खर्च करते हो, नहीं करते हो ना। घर बनता है, चाहे एक कमरा बने चाहे पूरा घर बने, आपका रुपया खर्च होता है, लेकिन बन जाता है। जहाँ पे कुछ भी नहीं, खाली जमीन में भी कुछ ना कुछ बन जाता है, क्यों, हम रुपए खर्च कर रहे हैं, वरना वो जमीन खाली रह जाती है, वही वाली बात है। तो अगर आपको अक्रिय गैसों के पास अगर देखा जाए तो कोष तो रहते हैं पर खाली रहते हैं,
लेकिन हमें वो थोड़ा बनाना पड़ता है, कोश बनाना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए काम करना पड़ेगा, काम करोगे तो ऊर्जा देनी पड़ेगी, और ऊर्जा दे रहे हो ओवरऑल परमाणु को, तो प्रक्रम क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी हो जाता है। इस तरीके से आप बात करते हैं परमाणुओं की। जैसे बोला कि परमाणु के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो इलेक्ट्रॉन चाहता है कि नहीं चाहता। अगर ज़रूरत है तब तो खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन लेगा, बदले में ऊर्जा देगा, सिंपल सी बात है। और अगर ज़रूरत नहीं है और आप ज़बरदस्ती कर रहे हो तो आपको ऊर्जा उल्टा लगानी पड़ सकती है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए। तो ये वाला फ़र्क हमारे पास आता है। ओके, तो उसके बाद थोड़ा सा नोट में भी लिख सकता हूँ अलग से, ताकि आप इसको बहुत ईजिली कभी भी पढ़ो ना, एक सिंगल कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। और अगेन इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई परमाणुओं को, तत्वों को थोड़ा इंसानों की तरह देखो भाई, आराम से। जैसे हर एक इंसान की अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है, किसी को ज़रूरत होती है, किसी को कोई ज़रूरत नहीं होती, ऐसे भी होता है ना। कोई दान पर चल रहा है तो कोई केवल मांगने पर चल रहा है, वो वाली चीज़ भी हो जाती है। तो इस तरीके से सेम परमाणु के लिए भी होता है। कुछ परमाणु कुछ तत्व इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रख रहे होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि भाई अगर तुम उनको इलेक्ट्रॉन दोगे तो बदले में तुम्हें वो कुछ क्या करेंगे, कुछ ऊर्जा दे देंगे। ऐसा होता है कि कुछ की आप दान करो, बदले में कुछ मिले ना मिले, दुआ तो मिलती हैं, वो वाली बात है, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं भाई जिनके पास क्या करोगे, आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो और बदले में क्या हो रहा है, मतलब मदद तो कर रहे हो और बदले में और रुपये भी देना पड़ रहा है, और लो मिलने तो कुछ नहीं और देकर और जाओ उनको, वो भी होता है। ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो भाई सेम बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं, तो इसी पॉइंट पे क्या हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, पहले वो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ताकि आप इसको समझ जाओ। तो मतलब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन चाह रहा है या नहीं चाह रहा, जो उसकी प्रवृत्ति है ना, इलेक्ट्रॉन को चाहने की ना चाहने की प्रवृत्ति, कि अपने पास इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहता है या इलेक्ट्रॉन जोड़ना नहीं चाहता, इस प्रवृत्ति को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आया है, कौन सा, इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करते हैं, चलो, है ना। ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये इससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है आपके इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी से। क्या है इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है कि किसी भी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपने में जोड़ने की प्रवृत्ति, कि वो कितना चाहता है या कितना नहीं चाहता, उसको आप इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हो। क्या है इसकी परिभाषा, मैं लिख देता हूँ, ये है कि किसी विलगित गैसीय परमाणु द्वारा अपने प्रवृत्ति, ओके, कि कोई परमाणु अपने में इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है। सही है वाला पार्ट, क्लियर है ना सभी को। मैं मुझे बता दो भाई, देखो डेफिनेशन जितनी क्लियर रखोगे ना, आपको उतना ज़्यादा समझ में आएगा, उतना मज़ा भी आपको पढ़ने में, है ना, ठीक है। तो अपने किसी विलगित गैसीय परमाणु द्वारा अपने में बाहर, अपना जो बाहरी कोश है, स्वयं का बाहरी कोश, उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने की जो प्रवृत्ति है वो है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर ये प्रवृत्ति जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले पर जितनी धनात्मक रहती है, आपके इलेक्ट्रॉन जोड़ने के चांसेस उतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, देखो ध्यान दो कि अगर आपके पास, देखो दो केस बनते हैं, क्या कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, अगर आपकी पॉजिटिव है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान है, ठीक है। और यदि अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता अगर नेगेटिव है, तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन जोड़ना मुश्किल है, या फिर कह लो कठिन है, ज़्यादा ही पड़ेगा, है ना, कठिन है। ओके, तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन बंधुता अगर पॉजिटिव, मतलब कि आप पॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाह रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में आपके लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान रहने वाली चीज़ है। और अगर आप इलेक्ट्रॉन जोड़ने की प्रवृत्ति नहीं रख रहे, तो नहीं के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है कि आप नेगेटिव उस चीज़ के लिए, तो वो जोड़ना कठिन हो जाता है। इस प्रकार से हम बात करते हैं। और अगर वही वाली बात है, इसका इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी से क्या रिलेशन हो गया, ऑटोमेटिक आपको दिख रहा होगा कि अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन जोड़ा जा रहा है, तो परमाणु चाह रहा है इलेक्ट्रॉन जोड़ना, तो वो क्या करेगा, वो ऊर्जा मुक्त करेगा। यानी कि अगर इसका हम देखा जाए तो इसका मतलब ये हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इस हिसाब से अगर देखें तो चलो मैं इसको और थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यदि इलेक्ट्रॉन बंधुता की अगर बात करें तो सोच क्या सकते हैं, अब बहुत ज़रूरी पार्टी वाला, अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करेंगे, अगर ये आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो ऐसे में क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान आ रहा है ना, ये तो मतलब नहीं इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान है, तो ऐसे में अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से जोड़ रहा है परमाणु अपने अंदर, इसका मतलब क्या, बदले में कुछ देगा फिर तो, ये तो उसकी उम्मीद हो जाएगी ना कि अगर आप इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो अपने में आसानी से, तो आप कुछ ना कुछ दोगे, तो आप ऊर्जा आसानी से मुक्त करोगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि प्रक्रम ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, है ना। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, तो अगर हम यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम ये कहेंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन लब्धि ये क्या हो जाएगी, आपके लिए नेगेटिव हो जाती है, ये आपके लिए नेगेटिव हो जाएगी, अपोजिट साइन चलता है इन दोनों का, ठीक है। और इसका देखो अपोजिट, अगर मान लो हमने क्या बोला, अगर ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन जोड़ना मुश्किल होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ना अगर मुश्किल हो जाएगा तो ऐसे में आपको उसको जबरदस्ती जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब ये, और ऐसे में ऊर्जा मिलेगी नहीं बल्कि उल्टा लगानी पड़ जाती है। तो यानी हम क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पर हम ये अगला पॉइंट कह सकते हैं कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन बंधुता की अगर बात करेंगे, अगर ये नेगेटिव है तो फिर हम क्या कह सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या हो जाती है आपके लिए, तब वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी आपको उल्टा ऊर्जा लगानी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए, ठीक है, ये वाली बात है। तो एक चीज बहुत ही क्लियरली कह सकते हैं भाई, इन दोनों का साइन अपोजिट रहता है, ओके। और इसके अलावा इनके परिमाण की बात करेंगे, लेकिन कि परिमाण क्या रहेगा, तो वो बराबर रहता है, ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि यहाँ पर हम ये कहते हैं, बहुत ही अच्छा रिलेशन आपको बता रहा हूँ, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट शानदार रिलेशन ये होता है कि अगर हम बात करेंगे मेरे पास इलेक्ट्रॉन बंधुता की, तो अगर परिमाण के हिसाब से देखो ना, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बराबर ही होती है, इसके बराबर ही रहती है, बशर्ते नेगेटिव होती है, बशर्त क्या रहती है हमारे पास, साइन अपोजिट होता है, दोनों अपोजिट साइन के होते हैं लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट आपके पास आता है जो काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर करता है, और यहाँ से फिर आपके पास क्वेश्चन बन जाते हैं, ओके। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, और दोनों के साइन, दोनों की वैल्यू क्या होती है, उनका साइन क्या रह जाता है, ओके। एक बार मैं चाहूँगा थोड़ा इसको देखा जाए, थोड़ा सोचा जाए इस बारे में, और मुझे कमेंट करके बताया जाए समझ में आया कि नहीं आया। मैं साइड में हट जाता हूँ, देखो एक बार के लिए आराम से।
ओके चलिए आगे बढ़े। अब देखो समझो फिर, अब इस पॉइंट हम क्या सीख रहे थे, तो जैसे कि हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन बनता की वैल्यूज कैसे कैसे आप देखते हो, या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है, क्या कंडीशन रह जाती है। ओके अब इसके वाला देखो समझो, यही मतलब निकल कर है ना। तो अगर आपके पास जैसे कि अलग अलग तत्व है ना, किसी के लिए इसकी वैल्यू ज़्यादा है कि किसी के लिए वैल्यू कम आती है, अभी पता कैसे चलता है, चलो वो समझते चल थोड़ा, है ना। तो जैसे कि देखो अगर हम बात करें तो हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल में थोड़ा फोकस करोगे ना, आपको कुछ वैल्यू थोड़ी क्लियर होंगी। क्या क्लियर होती है, पहली बात तो ये है कि देखो अगर हम बात करें, इससे हम थोड़ा प्रभावित करने वाले कारक पे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके, अगर आपको आइडिया लग रहा हो मैं उसी की बात करने वाला हूँ। तो देखो पहले थोड़ा सा एक आंकड़ा देख लेते हैं, देखो क्या बोलते हैं कि देखो अगर आप सेकंड वाले आवर्त में देखो तो नॉर्मली क्या होता है, पहले तो एक ओवरऑल देखा जाए ओवरऑल सारणी में, तो मोस्टली तत्वों की अगर देखा जाएगा तो पहली ये इनकी प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, ज़्यादातर तत्वों की देखो सबकी नेगेटिव होगी, है ना। वाला इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो तो कुछ ना कुछ ऊर्जा तो देने वाले हैं, ये तो फिक्स है। लेकिन तो अक्रिय गैसों का देखो इन सब का पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान नहीं है, इनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना मुश्किल पड़ेगा, इसलिए इनके लिए बदले में आपको ऊर्जा लगानी पड़ती है। तो इनके सब देखो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है, एक चीज़ क्लियर है जैसे मैंने बताया था। दूसरी बात अगर देखा जाए, चलो अगर मैं जाता हूँ वर्ग में ऊपर से नीचे जाता हूँ, क्या होता है वर्ग में, अगर आप सामान्यतः देखो प्रथम वर्ग की तरफ आओ, ऊपर से नीचे जाओगे तो आपको पता है क्या होता है, कोश की संख्या बढ़ती चली जाती है, इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जोड़ना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अलग से क्यों जुड़ पा रहा है, क्योंकि नाभिक और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल कार्य करना चाहिए। वह आकर्षण बल जितना प्रबल बन पाएगा उतना ज़्यादा अच्छा हमारे लिए क्या रहेगा, आपके लिए ऊर्जा मुक्त हो पाएगी, उतने अच्छे तरीके से में इलेक्ट्रॉन जुड़ पाएगा, उतना आसानी से जुड़ेगा, है ना। तो ऐसे में देखो क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता चला जाता है। ओके वैल्यू वो परिमाण जो है वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, जैसे कि देखो लिथियम से अगर मैं जा रहा हूँ ऑक्सीजन की तरफ जा रहा हूँ, तो देखो लिथियम को कितना कम है, -60, ऑक्सीजन क्या हो गया माइनस का 141 हो गया, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू नहीं हो गई। यानी कि लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे होंगे, या देखो ऑक्सीजन से अगर मैं फ्लोरीन जाता हूँ तो 141 से 328 हो गया, काफ़ी बढ़ गया, यानी कि आकार छोटा हो रहा था तो इलेक्ट्रॉन जोड़ना भी आसान पड़ता जा रहा था, है ना। तो ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। ओके तो आवर्त में बाएं से जा रहे हो तो क्या होता है, आपके लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता चला जाता है नेगेटिव में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान और होता जा रहा है। और वर्ग में ऊपर से नहीं जाओगे तो कोश संख्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, तो उसको जोड़ना मुश्किल पड़ जाएगा, थोड़ा सा जुड़ेगा लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसके लिए वैल्यू थोड़ी सी कम होती चली जाती है। ओके चलिए तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता रहा था क्या प्रभावित करने वाले कारक। अगर हम बात करेंगे, अगर बात करें किसी भी तत्व के लिए अगर बात करते हैं तो सामान्य तौर पे अगर आप वर्ग में अगर ऊपर से नीचे जा रहे हो, ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, क्योंकि EGE इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी, वो असल में आपकी कम होती चली जाती है, वो कम होती है, ठीक है। और किसमें, नेगेटिव में, या जो भी वैल्यू होगी इसमें कम होती चलेगी, मतलब इसमें जोड़ना मुश्किल होता चला जाता है। तो इसका हम ऐसे बोल सकते हैं कि आप नेगेटिव में कम, ऐसे बोल सकते कि नेगेटिव में वो कम हो रही होगी। लेकिन देखो ध्यान दो, अगर इतना बात करेंगे इनके लिए तो देखो इधर भी देखो कम होती जा रही है, पॉजिटिविटी में भी कम हो रही है कहीं ना कहीं, इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान नहीं पड़ रहा होता है, ठीक है। आगे चलिए, ठीक है, यहाँ पे चलो सिंपली सामान्य तौर पर चलो कम होने दिखते काफ़ी है, ये कम होती चली जाती है, ज़्यादा चलो टेंशन नहीं रखते। अब अगर मान लो हम जाते हैं आवर्त में, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो क्या हो रहा है, आवर्त में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपको पता है परमाणु आकार छोटा होता जा रहा है, और ऐसे में इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान हो जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी क्या बढ़ती चली जाती है, ठीक है। पर ध्यान रखना, फिर इसमें एक चीज़ ध्यान रख लो फिर अच्छे तरीके से कि यहाँ पे अक्रिय गैसों के अलावा हमें बात करने वाले हैं अक्रिय गैसों के अलावा। ओके अक्रिय गैसों को यहाँ पर काउंट नहीं किया जा रहा है, ओके उनको हम काउंट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि उनके लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। हालांकि अक्रिय गैसों में क्या होता है, देखो हीलियम का तो कम है,
फिर उसके बाद देखो नियॉन का चार्ज से ज़्यादा हो गया, फिर नीचे जा रहे हो तो क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, कम पॉजिटिव हो रही है। ठीक है, तो ये हम थोड़ा देखेंगे कि अगले गैस में क्या कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, वो भी समझा जाएगा। लेकिन पहले यहाँ तक का वर्ड क्लियर है, ठीक है, ओके। अब तो समझो यहाँ पर क्या आता है, एक फ़र्क और भी पड़ता है क्या। अच्छा, ओवरऑल वैसे ये जो वैल्यू थी, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेगेटिव में, दोनों के लिए कॉमन लिखते हैं, यहाँ पर भी नेगेटिव है और यहाँ पे भी नेगेटिव में कम होती जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव में बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान पड़ रहा है मतलब। ठीक है, अब देखो समझो, अब पॉइंट हमारे पास ये आता है, फिर भी एक थोड़ा सा एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, कुछ पॉइंट्स पे अगर मैं फोकस करूँ तो पहले देखो इस टेबल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको कुछ जगहों पर थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, जो मैंने आपको रूल बताया अभी। क्या देखने को मिलेगा, देखो आपको मिलेगा एक तो यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में यहाँ पे, और एक आपको कहाँ देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलेगा यहाँ ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में। मैंने आपको क्या बताया था अभी, मैंने आपको ये बताया था कि देखो, मैंने आपको ये बोला था कि अगर वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का मान घटना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर अगर आप फोकस करोगे तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में देखा जाए तो ऑक्सीजन का कम है और सल्फर का ज़्यादा है। ऐसा क्यों भाई, सल्फर के नीचे देखो रूल फॉलो हो रहा है प्रॉपर्ली, 200, 195, 190, 174, यहाँ तो रूल फॉलो हो रहा है। लेकिन ऑक्सीजन सल्फर के केस में बाद में बदल गया, और इस प्रकार से फ्लोरीन क्लोरीन में देखो बदला हुआ है, इसका माइनस का 328 है, क्लोरीन का इससे कम होना चाहिए था, लेकिन इससे ज़्यादा है। देखो उसके नीचे देखो रूल प्रॉपर फॉलो हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो गया भाई, यहाँ पे क्या फ़र्क आएगा, तो यहाँ पे अपवाद सा आता है ना। लेकिन देखो और जगह पे ऐसा नहीं हो रहा, नॉर्मली इधर ही हो रहा है ऐसा। पहले वर्ग के धातुओं में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, 60, 53, 48 सही एक तरीके से चल रहे हैं हम, है ना। यहाँ पे देखो सही तरीके से चल रहे होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, हाँ इसका थोड़ा केस अलग है क्योंकि यहाँ पे द्वैक और अष्टक की बात आ जाती है, यहाँ पर हम अलग से इसे देखेंगे, थोड़ा सा पॉइंट को मैं लिखवा दूंगा कि अक्रिय गैसों में क्या देखना चाहिए, कैसे ये ऐसा ट्रेंड देखने को मिला, पॉजिटिव वाला क्यों है। पॉजिटिव तो पता ही है, लेकिन ये ट्रेंड इसी नंबर पे क्यों चल रहा है, इस पर भी हम बात कर सकते हैं। ओके, लेकिन पहले ऑक्सीजन और सल्फर और फ्लोरीन क्लोरीन के केस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो देखो बात ये आ रही है कि देखो ऑक्सीजन का आकार काफ़ी छोटा है और सल्फर की बात करेंगे उसका आकार थोड़ा बड़ा है, और उसके बाद रिक्त कक्षक आ जाते हैं, ऑक्सीजन के पास नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जोड़ना ऑक्सीजन में मुश्किल हो जाता है, और जोड़ना मुश्किल हो जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू कम हो जाती है, बस यही बात है। ओके, तो क्या है, चलो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ पहले आराम से, फिर उसको थोड़ा रीड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो तो मैं थोड़ा डायग्राम से क्लियर कर लेता हूँ। जैसे कि देखो हम बात करते हैं ऑक्सीजन के लिए, बीच में तो क्या है मेरे पास, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये तो मेरा ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, और एक तो मैं लेता हूं मैं सल्फर को, ये हो गया सेकेंड कोश, और हम बात करने वाले हैं थर्ड कोश की। ठीक, ऐसे। ठीक है, अब चलो मैं आप ही से पूछता हूँ, आप मुझे बताओ कि अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन है, बस एग्जैक्टली एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये तो मेरे पास ये कौन सा है, सल्फर परमाणु है ना। मेरा क्वेश्चन बस इतना सा है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उस एक इलेक्ट्रॉन को मुझे दोनों जगह जोड़ना है, एक एक करके। एक बार मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा, एक बार मैं इधर जोड़ता हूँ। क्या लगता है कहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करवाना ज़्यादा ईजी रहेगा? यहाँ पर देखो इस सेकंड वाले कोच में इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पर देखा तो ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है जहाँ प्रतिकर्षण पहले से चल रहा है, ठीक है, और जगह भी लिमिटेड छोटी जगह है। लेकिन यहाँ पर देखा जाएगा तो देखो भाई 6 इलेक्ट्रॉन तो इधर भी हैं, लेकिन यहाँ पर जगह काफ़ी बड़ी है। इस इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करवाना यहाँ पे आसान पड़ेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ईजी, और यहाँ पर होगा हार्ड। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान रहता है वहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, जैसे मैंने बताया था, है ना, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। तो ये बात है। सेम केस हमारे फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में होता है, ये फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर चलो मैं इसको लिख देता हूँ आराम से, तो आपको क्लियरली दिख गया होगा आइडिया, ठीक है, कि सल्फर के पास ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हमारे पास सल्फर पे क्या है,
बड़ा कोश आकार, इसके कोश का आकार बड़ा होता है। इसके अलावा रिक्त कक्षक भी हो जाते हैं, खाली कक्षक रह जाते हैं, जिस कारण से ऐसा हो जाता है। ठीक है, सल्फर के पास डी कक्षक खाली रहते हैं। कौन सा है रिक्त, कौन सी कक्षक, वो भी बताता हूँ। रिक्त डी कक्षक, ठीक है, इस कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान है। ठीक है, तो ये किस आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, आपको दो जगह देखने को मिलता है। एक तो ऑक्सीजन एंड सल्फर और फ्लोरीन एंड क्लोरीन में। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्या ये चीज़ हो जाएगी आराम से, हो जाएगा ना आराम से, इतना मुश्किल तो कॉन्सेप्ट है नहीं है, बस यहाँ पर थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, बाकी जगहों पर तो हमारा सेम रूल फॉलो होने वाला है, लेकिन इन ये दो जोड़े बताएं, ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन क्लोरीन के, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ जाती है। ओके, एक बार चाहो तो देख लो आराम से, कोई इशू हो तो बता दो मुझे, मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ, मैं डायग्राम तुम्हें दिख जाए अच्छे से, है ना। और क्लियर हो रहा हो तो देखो प्लीज यार, पर थम्स अप दिखा दे करो, ताकि मतलब मुझे ये पता चल जाए कि हाँ भाई हो गया आराम से, है ना। चलिए इसको देखो, मुझे बताओ भाई क्या किसी कोई डाउट है किसी भी चीज़ में तो बताइए। चलिए आगे बढ़े, तो ये वाला पार्ट हमारे यहाँ पर होता है क्लियर। आगे अब तो का समझो, अब कुछ बातें और क्लियर करते हैं। जैसे कि देखो, अगर हम बात करेंगे इधर, अगर बात करें इधर फर्क क्यों आ रहा है, हीलियम का कम इसलिए क्योंकि हीलियम के पास द्विक है, तो उसके पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, और नियॉन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना एक ही जगह पर, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जोड़ना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, चलो मैं आखिरी कैसों का जो नोट है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलग से, तो वो ध्यान दो कि अगर बात करें कि हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि नियॉन का अष्टक यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए हीलियम में इलेक्ट्रॉन नियॉन के सापेक्ष आसानी से जुड़ता है। ठीक है, आसानी से जुड़ता है। ठीक है, मतलब उसके सापेक्ष आसानी से जुड़ रहा है, लेकिन हाँ आपको ऊर्जा तभी देनी पड़ती है। हालांकि डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, ये बात है ना भाई, पॉजिटिव तो तब भी रहेगा। ओके क्लियर, तो एक आइडिया आप लेकर के चल सकते हो, परंतु ठीक है,
तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर आता है। ठीक, अगर को समझो। अब आगे बातें क्या आती हैं, आगे बातें हमारे पास अब ये भी आती है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन आप जोड़ रहे हो तो ये पहला इलेक्ट्रॉन तो जोड़ देते हो, वो तो ठीक है। मैं कह रहा हूँ अगर आप आगे और इलेक्ट्रॉन जोड़ दो चलो तब क्या होगा, तो फिर आपको हमेशा फिर तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आती है। कैसे, तो ध्यान दो। अब थोड़ी सी अगर आगे बात करें कि देखो, अगर जब आपने पहली बार इलेक्ट्रॉन जोड़ा था, यानी अगर आपके पास ए है, उसमें अगर आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो तो आपका ए माइनस बन गया। ठीक है, इस दौरान आपके लिए जो डेल्टा एच है वो आपका क्या हुआ, आपका नेगेटिव हो गया। चलो ये करते हैं, है ना, नेगेटिव हो गया। ठीक है, पहला वाला नेगेटिव सामान्यतः हो सकता है, लेकिन अगर आप इस ए माइनस में आप इलेक्ट्रॉन और जोड़ते हो, ए माइनस 2 बनेगा। तो अब इस स्थिति में जो डेल्टा एच आएगा ना वो आपका पॉजिटिव होगा। ये सभी के लिए रहता है। ठीक है, यानी अगर हम बात करेंगे हमारे पास प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी आपकी नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान, द्वितीय या उससे उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी सदैव पॉजिटिव होती। ठीक है, द्वितीय या उससे उत्तरोत्तर है, यानी सेकंड वाली और से आगे अगर आप और भी इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे ना तब भी उसके लिए जो वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव में वो बढ़ते हुए चलती है, ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि तो ये आपकी पॉजिटिव आ गई। ठीक है, चलो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, डेल्टा एच ना लिख करके, चलो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और ये हो गया आपकी फर्स्ट। ठीक है, अगर हमारा में और सॉरी सेकंड, फर्स्ट तो पहली वाली हो गई थी, ये हो जाएगी आपकी सेकंड वाली हो गई। ठीक है, और इसको मैं चलो मैं एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ देता हूँ, ये आपकी हो जाएगी थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि आपकी पॉजिटिव ही रहेगी। लेकिन जैसे कि मैंने बोला था, अगर मैं कंपेयर करूँ थर्ड को और सेकंड को तो वो ज़्यादा रहेगी आपके सेकंड से। ओके, तो आगे की वैल्यूज तो बढ़ती ही चली जाती है, मतलब हर बार इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो ज़्यादा ऊर्जा आपको लगानी पड़ेगी। सिंपल सी बात है भाई, एक सिंगल जब तक कोई आवेश था नहीं, उदासीन था, तब तक इलेक्ट्रॉन जोड़ना चलो हो गया, इलेक्ट्रॉन जुड़ गया। लेकिन एक बार नेगेटिव आवेश आ जाएगा और नया इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहोगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होने वाला होगा अच्छा खासा, और इसके लिए आपको उल्टा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। अब एक तरह माइनस में इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो, एक तरह -2 में इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो, ज़्यादा ऊर्जा कहाँ लगेगी, -2 के केस में, क्योंकि नॉर्मली उदासीन से 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ चुके हैं ऑलरेडी, राइट। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना और मुश्किल पड़ जाएगा, ऋणावेश और ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे इसकी वैल्यू और बढ़ती चली जाती है। तो इसको हम ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रह जाता है। ओके, आराम से चाहो तो रीडिंग कर लो, चाहो तो लिख लो, आपका जैसा मन है। प्लीज़ थोड़ा सा एक बार भाई देख लिया करो, मुझे बता दिया करो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर आ जाता है। ओके, समझ में आया कि आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, किस तरीके से हमें चीज़ों को देख रहे होते हैं। और थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो यहाँ पर बहुत जरूरी है समझना आपके लिए। अभी भी जैसे मैंने बोला था, तत्वों को थोड़ा सा एक होता है ना कि एक लिविंग थिंग की तरह, एक जीवों की तरह एकदम देखो, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि हाँ भाई इनमें भी कुछ इनके गुण होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, उनके अकॉर्डिंग इनका उपयोग लिया जाता है, यही अपने अनुप्रयोग दे पाते हैं, फ़र्क होता है। ठीक है, इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए। आगे डन है, तो ये वाला पार्ट हमारे कहाँ पे होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का पार्ट हमारा यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, और आपको यहीं से क्वेश्चन आपको आराम से मिल भी जाते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा कहाँ पे ध्यान रखना है, थोड़ा सा स्टेबल फोकस करके रखना। एक तो इधर फोकस कर लेना, थोड़ा सा यहाँ फोकस कर लेना, इनको भी चाहो तो देख सकते हो। ठीक है,
वरना सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो मेरे को पता ही नहीं है ना। तो आराम से किए जा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। बस इसको थोड़ा रीड अच्छे से करना। एक बार घर के क्लास जब सारी ओवर हो जाए ना, रात के टाइम में भाई एक बार प्लीज़ रीडिंग लगा के सो जाया करो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और सुबह के टाइम पे क्वेश्चन कर लो। टाइम टेबल तो मैंने बता रखा है कई बार, है ना, तो थोड़ा सा टाइम टेबल पे चलो ना यार। मतलब देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका कोई चीज़ है, आपने कोई प्लान बनाया लेकिन वो वर्क नहीं कर पा रहा, तो ज़बरदस्ती क्या उसी प्लान को ढोते फिरोगे क्या? नहीं, मतलब सुधार करने की जरूरत पड़ती है अपने को, ठीक है। तो जिस प्लान पे आप नहीं कर पा रहे तो उसको छोड़ो, अगर नहीं कर पा रहे तो जो मैंने बताया उसको ट्राई करो। हो सकता है ये हो जाए, कहीं ना कुछ तो इफेक्टिव जाएगा, कुछ एक्सपीरियंस है हमारा भी, है ना। चलो भाई, आपने एग्जाम अभी नहीं निकाला होगा, हम तो निकाल के बैठे हुए हैं, हमारा एक्सपीरियंस ले लो, काम आ जाएगा आपके लिए, ठीक है। अच्छा चलो, अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, है ना। तो ये तो हमारे यहाँ पर पार्ट हो जाता है, ठीक है, जिसमें आप आवाज़ सारणी में काफ़ी सारी चीज़ें देख पाते हो, ठीक है। अब हम बात करने वाले हमारे जो अगला जो हमारा मेन टॉपिक आता है वो कौन सा आता है? वो आता है हमारे पास विद्युत ऋणात्मकता का, कि अब ये क्या होता है। ये हमारा लास्ट आपका आवर्ती गुण होता है, इसको हम कवर कर लेंगे अभी के अभी में, ठीक है। बहुत ईजी है और फास्ट होने वाला टॉपिक, मतलब ये तो बहुत आराम से हो जाता है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट पहले होता है उपयोग में कब आता है। इस कॉन्सेप्ट का मेनली हम उपयोग करते हो जब आपके पास दो परमाणु के मध्य बंध बना हुआ है। जब परमाणुओं के मध्य बंध होगा तब इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो पहले सी कंडीशन में आपको लिखवाता हूँ, क्या होता है? जब दो परमाणु बंध से जुड़े हुए हो, जब दो परमाणु बंध से जुड़े हुए रहते हैं तब आप इस कॉन्सेप्ट का उपयोग लेते हो। अच्छा, इसको वैसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? EN की शॉर्ट फॉर्म हो जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। ओके, आपका कॉन्सेप्ट कहाँ पर आता है को समझो। ओके, इस कॉन्सेप्ट का उपयोग है ना हम आगे वाले चैप्टर से भी करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा उपयोग पता है कहाँ पर होगा? रासायनिक अवंधन एवं आणविक संरचना, ये जो चैप्टर आता है ना इसमें इसका उपयोग होने वाला है। इसके अलावा जो रिडॉक्स रिएक्शन का जो चैप्टर हम करेंगे उसमें भी इसी का उपयोग होने वाला होगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको समझने की जरूरत पड़ने वाली होगी, ठीक है। तो भाई क्या होता है वो थोड़ा देखते हैं इसके बारे में अभी, ठीक है। जैसे कि देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि मान लो दो परमाणु है मेरे पास, है ना। मेरे पास क्या ए और बी करके दो परमाणु हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको पता है, दो परमाणु हैं बंध से जुड़े हुए हैं, तो बंध में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, इधर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इधर इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, एक सिंगल बॉन्ड में तो दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबल बॉन्ड होता है चार हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाएंगे। अब होता है क्या है कि दोनों परमाणु, देखो इलेक्ट्रॉन मैंने बोला कीमती है, अब दोनों परमाणु चाहते हैं कि भाई इन्होंने वैसे तो इलेक्ट्रॉन साझे में दे दिया है बराबरी में, लेकिन भाई कोशिश तब भी करते कि भाई मैं खींच लूँ या मैं खींच लूँ, ऐसे वाली चीज़ तब भी लगी रहती है चीज़। अब क्या होगा भाई, किसी परमाणु की जो प्रवृत्ति है वो ज़्यादा होती है, किसी की मान लो कम होती है। अगर दोनों समान तो कर नहीं सकते क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, है ना। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि बी की ये प्रवृत्ति ज़्यादा है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो बी की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बी की तरफ खींचेंगे अगर प्रवृत्ति ज़्यादा रहेगी तो क्या देखने को मिलेगा? बी पर आंशिक रूप से ऋणावेश आ रहेगा, तो ध्यान दो। और इस पर क्या आ जाएगा? उतना ही आंशिक रूप से धनावेश। अगर ये क्या बोलेगा, जैसे मान लो ऐसे कर लेते हैं कि मान लो एक गुल्लक थी, ठीक है, एक गुल्लक हमने ली। अब उसमें क्या था, आप और आपका भाई या आपकी बहन जो भी, छोटा बड़ा भाई जो भी आप ले लो, ठीक है। आप चलो छोटे ले लेते हैं और आपके एक बड़ा भाई आपका है, ठीक है। अब दोनों ने गुल्लक में स्टार्टिंग में क्या बोला, बराबर बराबर रुपए मिलाएंगे। आपने भी 10 रुपये डाले, उसने भी 10 रुपये डाले। अब एक पॉइंट पे क्या होता है आपको पता है कि भाई गुल्लक तो चलो रखी हुई है बीच में, लेकिन बड़ा भाई क्या करेगा भाई, कोशिश करेगा भाई मैं इसमें से कुछ रुपए अपनी तरफ निकाल लूँ। भले दोनों बराबर मिलाते हुए चल रहे हैं, लेकिन जब बात आ रही है लालच जैसे दिमाग में आता है, क्या बोलते हैं कि यार मैंने ना इसमें से मुझे ज़रूरत थी तो मैंने इसमें से 15 रुपये निकाल लिए। अब आप क्या बोलोगे, यार 5 रुपये बचे बस मेरे पास, उसने तो ले लिए, उसने 5 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए, तो आपके पास 5 की कमी हो गई, सिंपल सी बात है। तो आप क्या बोलोगे, या तो बंदा ये बोले कि बंदे में दम था, उसने बोला कि मेरे पास दम है मैंने तो ले लिया, या फिर आप क्या बोल सकते हो अपनी इज्जत के लिए कि यार उसको ज़रूरत ही से मैंने उसको 5 रुपये दे दिए थे, वरना मैं ऐसा दानी बात करता रहता हूँ। ऐसा वाला सेम चीज़ यहाँ पे होता है कि बी की अगर विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है तो ध्यान रखना, जिस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है ना वही बंद के इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है। तो अगर बी की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, हम क्या बोलेंगे कि इसकी क्या होगी, ज़्यादा विद्युत
ऋणात्मकता, इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, ठीक है। और ए के लिए क्या बोलेंगे, ए के लिए हम बोलेंगे कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो डेफिनेशन क्या निकल के आ रही है वो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो प्रवृत्ति है वही विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। वो प्रवृत्ति है, ओके, वो नेचर है, ठीक है। तो वो विद्युत ऋणात्मकता आपकी होती है, ओके। और हाँ, सिंपल सी बात है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी उस पर नेगेटिव आता है और जिसकी कम होती है उस पर पॉजिटिव आता है, टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति वैद्युत ऋणात्मकता कहलाती है, आगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर आता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रह जाता है, ठीक है, आगे। अच्छा ध्यान रखना, वैसे ये जो सिंबल बना है ये आंशिक का सिंबल होता है, मतलब थोड़ा सा, मतलब ये नहीं कि पूरे बंद के दो सारे इलेक्ट्रॉन ले लेने, थोड़े से इलेक्ट्रॉन लिए, सारे के सारे नहीं ले पाए, लेकिन थोड़े से लोगे तो नेगेटिव तो आएगा, और जितना ये खींचेगा उतना इस पर कमी होगी, इसे उतना इस पर टेक्निकली पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये जो सिंबल है, चलो मैं इसको अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान रहेगा, भूलना मत, ठीक है, आगे भी आएगा। ये सिंबल ऐसे एस बनाना है और एस बना के ऐसे घुमा देना होता है, ठीक है। ये सिंबल बेसिकली किसका होता है, ये होता है आपके आंशिक का। ये बेसिकली क्या होता है, आंशिक का सिंबल होता है, ठीक है। आंशिक को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ, ठीक है, ओके। अच्छा देखो, अब जैसे कि आपको मैंने जो आपकी स्टोरी बताई थी जिसमें आप लुट चुके हो बेचारे, कुछ नहीं कर सकते, सॉरी, लेकिन आप लुट गए फिलहाल के लिए, आपके बड़े भाई ने चलो उसमें तो 15 रुपये ले लिए। तो बड़ा भाई क्या बोल रहा है भाई, वो तो ये बोला भाई मेरे पास दम था, मैंने छीन लिए थप्पड़ मार के, ये वाली चीज़ वो बोल रहा है। और आप क्या बोलोगे, भाई उसने छीने मैंने कुछ नहीं है, ये सब बातें है ना, झूठ बोल रहा है वो। आप क्या बोला, भाई मैंने उसको दान दिए थे क्योंकि उसको ज़रूरत थी, मैं ऐसा दान वान करता रहता हूँ, है ना। तो या तो आप ऐसे बोलो कि ये ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, ये कम विद्युत ऋणात्मक है, मतलब ये ज़्यादा दमदार है, ये कम दमदार है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई ये ज़्यादा दानी है और एक कम दानी है, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ। यानी कि यहाँ पर अब जो वर्ड हम लेते हैं तो हम एक वर्ड और लेके चलते हैं, क्या कि ए मेरा क्या है, ज़्यादा विद्युत धनात्मक, कि ये मेरा ज़्यादा विद्युत धनात्मक है। विद्युत धनात्मक मतलब कि इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति। विद्युत ऋणात्मकता विद्युत धनात्मकता अपोजिट होती है। विद्युत ऋणात्मकता होती है बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति। विद्युत धनात्मकता पॉजिटिव का नेगेटिव का अपोजिट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि बंद में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति विद्युत धनात्मकता होती है। और ए क्या बोलेगा, भाई मैं दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, इसलिए ज़्यादा विद्युत धनात्मक। और बी के लिए क्या कहेंगे, कम विद्युत धनात्मक, क्योंकि ये दे नहीं रहा, ये मतलब खींचने की कोशिश कर रहा है, तो ये अपोजिट हो गया, तो कम कम विद्युत धनात्मक, ओके, क्लियर है। ओके, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि बंद में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति विद्युत धनात्मकता है, ठीक है। और यहां पर हम फिर ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि विद्युत धनात्मकता विद्युत ऋणात्मकता के विपरीत होता है।
ये क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता विद्युत ऋणात्मकता के विपरीत होता है, ठीक है, इसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारे यहाँ पर जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट ये भी आता है कि भाई हमारे पास देखो विद्युत ऋणात्मकता इतना वर्ड नहीं चलता, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा चलता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो लेने वाला मतलब अल्टीमेटली दम तो उसी में ही है, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट यह आता है कि आवर्त सारणी में कैसे पता चलता है कि आप बाएं से जा रहे हो तो क्या होगा, फर्क पड़ेगा आवर्त में, या वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हो तो क्या फर्क पड़ने वाला है इस प्रॉपर्टी पे, विद्युत ऋणात्मकता पे, है ना। तो इसके बारे में बेसिकली पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने पॉलिंग स्केल बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका मापन कैसे करते हो, क्योंकि प्रवृत्ति है ना, प्रवृत्ति का मापन कैसे करोगे, तो हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मापन पॉलिंग स्केल द्वारा किया जाता है, पॉलिंग स्केल द्वारा किया जाता है, ठीक है। और स्केल क्या बोलते हैं, ये स्केल ऐसे बोलता है कि अगर, और देखो ये फिक्स है, इसमें कोई अपवाद भी नहीं रहता, इसमें बस इतनी सी बात है कि अगर आप किसी तत्व के लिए लेकर चल रहे हो, ठीक है, अगर आप जा रहे हो आवर्त में बाएं से दाएं, तो ऐसे में क्या होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बढ़ती चली जाती है, सिंपल सी बात है। और अगर आप जा रहे हो वर्ग में ऊपर से नीचे, तो आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपकी कम होती चली जाती है, सिंपल सी बात है। और इसका मतलब ये भी है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ रही है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी कि विद्युत धनात्मकता, वो आपकी कम हो रही होगी। इसका मतलब ये भी हो जाता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वो आपकी कम हो रही है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आपकी बढ़ रही है, ठीक है। विद्युत धनात्मकता विद्युत ऋणात्मकता, शब्दों में कंफ्यूज नहीं होना अपने को। आगे मैं बोल दें, कई बार बोल दिया हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेना, और अगर लग रहा तब भी कन्फ्यूजन है तो भाई लिख लो, अभी बोल रहा हूँ साथ के साथ ही लिख लो, EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी विद्युत धनात्मकता, बात सिंपल सी है। आगे डन हो जाएगा आराम से। अगर इसमें कोई अपवाद भी नहीं, इसका कोई अपवाद नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यूज कहाँ देख सकते हो, वैसे कोई ये वैल्यूज आपको आपके बुक में दी हुई है, लेकिन आपको ध्यान रखना वैल्यू को याद नहीं रखनी, पर जस्ट फॉर आइडिया के लिए अगर देखा जाए, आखिर एक ऐसे को इसमें सम्मिलित मत करना, पहली बात तो, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो सेकेंड आवर्त है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू लगातार बढ़ती चली जा रही है, 0.5 से बढ़ रही है, अगर फोकस करो तो ध्यान से देखो, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 ऐसे 0.5 से बढ़ती है लेफ्ट टू राइट जाने पे, हमेशा हर एक में, मतलब हर एक में नहीं पर मोस्टली केसेस में मिल जाती है, ठीक है, पर बढ़ेगी जरूर, ठीक है। और ऊपर से नीचे आएगा तो कम हो रही है। फ्लोरीन और क्लोरीन में देखोगे तो 4 यहाँ पे 3 आ गया, और देखो यहाँ पर देखो 4, 3, 2.8, 2.5, 2.2 है ना, इस प्रकार से। ओके, तो ये वाली बात यहाँ पर आती है, ठीक है। सेम किसी के लिए भी देख लो, ठीक है। अच्छा, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे अधिक वितरणी कौन होगा, जो आवर्त सारणी में सबसे दाएं पर होगा, जो सबसे ऊपर होगा। आगे देखो, अगर ट्रेंड देखा जाए तो सबसे दाएं पे सबसे ज्यादा है, और नीचे जाने पे तो कम हो रहा है, यानी ऊपर वाला टॉप पे होगा, तो जो दाएं में होगा सबसे टॉप पर होगा। तो अगर देखा जाए आवर्त सारणी में तो सबसे दाएं पे और सबसे टॉप पे फ्लोरीन है, अगर एक ऐसा को काउंट नहीं करना है, ठीक है। और सबसे कम कौन होगा, जो सबसे बाएं पर होगा और सबसे नीचे होगा, तो यहाँ पे सीजियम लेकर चलना है, क्योंकि फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। तो चलो मैं इसका यहाँ पे नोट में लिखवा देता हूँ। हम ये बोल सकते हैं हमारे पास कि सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां पर होता है, आवर्त सारणी में सबसे दाएं तथा टॉप पर। बेसिकली हम किसकी बात करने हैं, हम बात करने वाले हमारे पास फ्लोरीन की। जिसके लिए वैल्यू 4.0 पॉलिंग ने बताई है, ठीक है। तो ये वैल्यू कैसे आई है, वैल्यू उसने खुद से निकाली, इसमें हमारा कोई रोल नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये मत पूछना कि भैया यहाँ पे यही क्यों है, ये तो प्रवृत्ति या रेटिंग किस बेसिस पे दे रहे हो, मतलब एक तो हम रेटिंग दे रहे हैं एक्चुअल में, या आउट ऑफ 4 रेटिंग चल रही है कि 4 में से रेटिंग देनी है, ऐसे करके, ठीक है। तो रेटिंग वाला सिस्टम दिया था पोलिंग ने पहली बार, ठीक है। और अगर बोला जाए हमारे पास, लेकिन इसका कोई लॉजिक उसी को पता थी, किसी को नहीं पता इसने कैसे दिया, बस
मतलब वैसे तो पता है लेकिन वो अभी आपके काम का नहीं है, मतलब वो आपका आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी इनके बेसिस पे दोनों को मिला करके दिया जाता है, पर वो अपने काम का है नहीं था, तो इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अपने को। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी रहने वाली है हमारे पास, जो हमारे पास आवर्त सारणी में सबसे बाएं तथा बॉटम में नीचे की ओर कौन होगा हमारे पास, बेसिकली वो होता है सीजियम, जिसके लिए वैल्यू 0.7 है जो बताई गई है पॉलिंग के द्वारा, जो कि आप चाहो तो इस टेबल में भी आप आराम से देख सकते हो। ये रहा 0.7 यहाँ पे और इसकी 4.0 यहाँ पे, ठीक है। तो बस इन दो का याद रखना, औरों का याद करने की जरूरत नहीं है, और बेसिक ट्रेंड दिमाग में रखना बस कि वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हो तो क्या फर्क पड़ेगा और लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो क्या फर्क पड़ने वाला है। ओके, क्लियर ये वाला पार्ट जल्दी से मुझे बता दीजिए भाई साहब, सभी को क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? क्या ये वाला पार्ट क्लियर है हमारे लिए? तो देखो हमने आज में देखा तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट देखे, अगर आप थोड़ा फोकस करो, थोड़ा दिमाग लगा तरीके से, तो हम देखो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी देख लिया, इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में समझ लिया, और विद्युत ऋणात्मकता भी क्लियर हो गया। मतलब टॉपिक पूरा क्लियर है अपना आज का अगर देखा जाए तो। इस पॉइंट पे अगर आपके कोई भी डाउट है किसी में भी, काफ़ी सारा नॉलेज अगर देखा जाए सोचने समझने के हिसाब से, तो मुझे पता है इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इतना मैं कहूँगा कि भाई थोड़ा सा इसमें कहूँगा रीडिंग जरूर लगाना भाई। एक बार तसल्ली से रीडिंग लगा लोगे ना तो हर एक चीज़ क्लियर रहेगी। पर मैं चाहूँगा ये कि आप एक बार क्लास के साथ पूरा देखे करो, ठीक है। अब बीच में सही पर पूछे करो, अगर आप पूछोगे नहीं तो मतलब आप कहीं पहुँच नहीं रहे हो। पूछना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और वो आपको अभी नहीं तो बाद में पूछोगे फिर ये सवाल कि भैया केमिस्ट्री में हम 80 नंबर कैसे लाएं, 90 नंबर कैसे ला सकते हैं, या 70 से 80 नंबर कैसे लाते हैं, फिर ये सवाल आते रहेंगे फिर मेरे पास। तो मुझे पता यही होता है, तो इसलिए हमें उधर नहीं जाना है। ओके, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आने हैं, ठीक है। सो 70-80 तो मैं कम बोल दिया, सॉरी, आई मीन ज़्यादा से ज़्यादा आगे कि 70% या 90% हम कैसे कर सकते हैं, वो वाले चीज़ के लिए टिप्स पूछी जाती है, ट्रिक्स पूछी जाती हैं। लेकिन उस टाइम में मेरा यही बात आई कि भाई अगर तुमने पूरा पढ़ा होगा तभी आएगा, हवा में कुछ नहीं आएगा। तो बस ये बात को थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है? और किसी का कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। ओके, अगर इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो हमारा आज का जो थ्योरी वाला पार्ट है हमारा कंप्लीट हो जाता है इस चैप्टर का, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत पार्ट और है। ओके, मतलब अभी हमारे कुछ टॉपिक्स और छोटे छोटे बचे हुए हैं जो कि ज़्यादातर हमारे कल के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि आपका अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ के साथ करने वाले हों, इसलिए थोड़ा सा यहाँ तक आपको ज़रूर पढ़ के रखना है, ठीक है। और इस वीकेंड जो टेस्ट होने वाला है बाय द वे, उसमें ये चैप्टर आने वाला होगा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ के रखना, ठीक है। ये चैप्टर आएगा और इससे पहले वाला चैप्टर है वो भी आपका आएगा, इसलिए भाई इनको थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ के रखना रहेगा, ठीक है। चलिए, तो फिर आज के सेशन में मेरी तरफ से इतना ही रहने वाला है। अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।